आज हम एक ऐसी डार्क मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पिछले 25 सालों से पूरे जापान को एक डिस्टर्बिंग शैडो में रखा हुआ है। ये कहानी है मियाजावा फैमिली की, एक ऐसी ट्रेजेडी जो जितनी ग्रूसम है उससे कहीं ज्यादा बैफलिंग और सस्पेंसफुल है। तो चलिए इस अनसॉल्व्ड डार्क एक्सप्लेनर में सीधे डाइव करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये टेरिफाइंग क्लूज हमें कहाँ ले जाते हैं। इमेजिन कीजिए 31 दिसंबर 2000, पूरी दुनिया नए साल का, एक नई सेंचुरी का इंतजार कर रही थी। तभी टोक्यो के सदागाया एरिया में हारुको नाम की एक ग्रैंडमदर अपनी बेटी यासुको के घर पहुंचते हैं। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। डोरबेल का कोई आंसर नहीं आ रहा था। जब उन्होंने अपनी स्पेयर कीज से दरवाजा खोला ना, तो उस घर के अंदर जो एक चिलिंग डेड साइलेंस था, इट वॉज लिटरली टेरिफाइंग। जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ थी मियाजावा फैमिली की बिल्कुल पीसफुल क्वाइट नॉर्मल लाइफ, और दूसरी तरफ था वो एब्सोल्यूट ब्लड सोक्ड केओस जो हारुको ने उस सुबह वहां देखा। लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। स्टेयर्स के ठीक पास उन्हें अपने सन इन लॉ मिकियो की डेड बॉडी मिली। ऊपर के फ्लोर पर उनकी बेटी यासुको और 8 साल की ग्रैंड डॉटर नीना थी, और मिडिल फ्लोर पर उनका 6 साल का पोता रे। इट वॉज एन एब्सोल्यूट मैसेकर, जापानीज हिस्ट्री के सबसे ग्रूसम और डार्क क्राइम सीन्स में से एक। सेक्शन 1, द परफेक्ट फैमिली। साल 1990 में ना, जब इस फैमिली ने सिटागाया में अपना नया घर बनाया था तो उनकी लाइफ कंप्लीटली आइडियलिक थी। मिकियो एक इंटरनेशनल कंपनी इंटरबैंड में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिपार्टमेंट के लीडर थे, और उनकी वाइफ यासुको ग्राउंड फ्लोर पर एक क्रैम स्कूल चलाती थी, यानी बच्चों के कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए प्राइवेट ट्यूशंस। उन्होंने इस ड्यूअल होम को बड़े प्यार से स्पेशली डिजाइन और साउंड प्रूफ करवाया था, ताकि यासुको और उनकी मदर हारुको के बीच अच्छी प्राइवेसी बनी रहे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही साउंड प्रूफिंग उनकी चीखों को बाहर जाने से रोक देगी। सेक्शन 2, eerie warning signs। जैसे जैसे साल 2000 पास आ रहा था, उनका नेबरहुड लिटरली एक गोस्ट टाउन में बदल गया था। आसपास का मेट्रोपॉलिटन सुशिगाया पार्क एक्सपैंड हो रहा था, जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने लैंड खरीदना शुरू कर दिया और करीब 200 फैमिलीज वहां से रीलोकेट कर चुकी थीं। पूरे एरिया में अब सिर्फ 4 घर बचे थे, जिसने मियाजावा फैमिली को कंप्लीटली आइसोलेटेड कर दिया था। और ट्रेजेडी स्ट्राइक होने से कुछ दिन पहले काफी अजीब और टेरिफाइंग चीजें होने लगी। मिकियो का पार्क के नॉइजी स्केटर्स और बाइकर गैंग्स के साथ काफी ओपन झगड़ा हुआ था। एक अनजान गाड़ी लगातार उनके घर को स्टॉक करती हुई दिखी, और तो और उस आइसोलेटेड एरिया में स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर एक्सट्रीम क्रूएलिटी के केसेस अचानक बहुत बढ़ गए थे। ये सब एक क्लियर वार्निंग साइन थे, जैसे कोई साइकोपैथ किसी बहुत बड़े क्राइम की प्रैक्टिस कर रहा हो। सेक्शन 3, द हॉरिफाइंग नाइट। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो किलर बिना किसी फोर्स्ड एंट्री के अंदर घुसा कैसे? पुलिस रिकंस्ट्रक्शन से क्लियर हुआ कि किलर ने बड़ा ही स्टेल्थी अप्रोच लिया। वो घर के पीछे आया, पहले फेंस पर चढ़ा, फिर उसने एसी यूनिट को एक स्टेप की तरह यूज किया और मिडिल फ्लोर के एक छोटे से बाथरूम विंडो से बिना आवाज किए अंदर स्लिप कर गया। ये विंडो रैंडमली अनलैच छूट गई थी, और इस विंडो का साइज इतना छोटा था कि किलर का फिजिक डेफिनेटली बहुत स्लिम और एथलेटिक रहा होगा। Let's look at the terrifying timeline of that night. रात के करीब 11:30 बजे हारुको, जो ठीक पड़ोस वाले घर में थी, उन्हें एक हल्की सी हैवी क्रैश की आवाज सुनाई दी। पुलिस का स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट है कि ये ठीक वो मोमेंट था जब मिकियो स्टेयर्स पर उस इंट्रूडर से मुकाबला कर रहे थे। पर अफसोस, एस्टिमेटेड रात के 12:05 तक एवरीथिंग वेंट एब्सोल्युटली साइलेंट। द किलर हैड फिनिश्ड हिज ग्रूसम एक्ट। सेक्शन 4, bizarre evidence left behind। अब यहाँ से ये एक्सप्लेनर एक अलग ही मैडनिंग लेवल पर चला जाता है। मर्डर करने के बाद वो किलर वहां से भगा नहीं, ही लिटरली स्टेड इन द हाउस फॉर आवर्स। उसने आराम से वहां वक्त बिताया और इतने बैफलिंग क्लूज छोड़ दिए कि पुलिस का आज तक दिमाग चकरा रहा है। उसने अपने खून से सने हुए कपड़े वहीं उतार दिए, किचन का टॉवल यूज करके आराम से अपनी चोटों को ट्रीट किया, अपनी खूनी सशिमी नाइफ भी वहीं छोड़ दी, और सबसे डिस्टर्बिंग, क्राइम सीन की उस मौत जैसी शांति के बीच बैठकर उसने उनके फ्रिज से निकालकर आइसक्रीम और मेलन खाया, जहां उसने अपने सलाइवा के ट्रेसेस छोड़ दिए। ही वॉज शॉकिंगली, चिलिंगली केयरलेस। और फिर एक ऐसी डिटेल आती है जो और भी बिजार है। उसने टॉयलेट यूज किया एंड डिडंट फ्लश। यस, उसने ये अजीब एमेच्योर गलती की। इस बेवकूफ़ी की वजह से और पूरे घर में बिना ग्लव्स के बेखौफ घूमने की वजह से टोक्यो पुलिस को फिंगरप्रिंट्स और उसकी डीएनए ट्रेसेस का लिटरली एक मैसिव गोल्ड माइन मिल गया। लेकिन जब बात मोटिव की आई तो चीजें और ट्विस्ट हो गईं।
किलर ने क्रैम स्कूल के डेस्क से सिर्फ 1,50,000 येन चुराए, लेकिन ठीक उसके सामने रखी हुई एक्सपेंसिव ज्वेलरी, क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि बाकी विजिबल कैश को उसने हाथ तक नहीं लगाया। अब सोचिए, अगर मोटिव रॉबरी था तो कोई इतनी वैल्यूएबल चीजें क्यों छोड़ेगा? ये स्ट्रिक्टली पैसों का मामला नहीं लग रहा था। There was something deeply personal and confusing going on here. Section 5. A global connection. जो क्राइम अब तक एक लोकल आइसोलेटेड नेबरहुड की डार्क ट्रेजेडी लग रहा था, वो इन फिजिकल एविडेंसेस के आते ही अचानक एक मैसिव इंटरनेशनल मैनहंट बन गया। घर के अंदर से उस फैंटम के जूते मिले थे। ये जूते स्लैजेंजर ब्रांड के थे और इनका साइज था 28 सेंटीमीटर्स। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, ये साइज उस वक्त जापान में बनता ही नहीं था, इसे साउथ कोरिया से लाया गया था। उसकी लिमिटेड एडिशन स्ट्राइप्ड शर्ट कानागावा से ट्रेस हुई, जहां उसकी सिर्फ 130 यूनिट्स ही बिकी थी। उसने क्लूज तो छोड़े, पर ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन को एक ब्लाइंड एली में ढकेल दे। और लीजिए, द बिगेस्ट ट्विस्ट ऑफ देम ऑल, किलर के हिप बैग के अंदर से कुछ सैंड यानी रेत मिली। जब फोरेंसिक्स ने इसका डीप एनालिसिस किया तो पता चला कि ये सैंड अमेरिका के निवाडा डेजर्ट से आई है, स्पेसिफिकली एडवर्ड्स एयरबेस से। अब आप ही सोचिए, टोक्यो के एक नेबरहुड मर्डर केस में अचानक एक अमेरिकन मिलिट्री बेस की सैंड मिलना, ये फाइंडिंग इतनी बैफलिंग थी कि इसने टेरिफाइंग ग्लोबल थ्योरीज को हवा दे दी। So what exactly did the DNA profile reveal? पता चला कि वो फैंटम एक राइट हैंडेड मेल था, उसकी मदर की लिनिएज सदर्न यूरोपियन थी और उसके फादर ईस्ट एशियन डिसेंट के थे। ये एक ऐसा स्पेसिफिक जेनेटिक कॉम्बिनेशन है जो जापान में एक्सट्रीमली रेयर है, पर साउथ कोरिया में रिलेटिवली कॉमन है। इस डीएनए और इन ओवरसीज क्लूज के मिलते ही इंटरपोल अलर्ट हो गई और केस ने एक ग्लोबल सर्च ऑपरेशन का रूप ले लिया। Section 6. Missed opportunities. इतने सॉलिड क्लियर कट लीड्स के बावजूद टोक्यो पुलिस ने शुरुआती 48 घंटों में कुछ ऐसे डार्क ब्लंडर्स किए जिसने इस मिस्ट्री को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। क्राइम डिस्कवर होने के कुछ घंटे बाद ही ठीक शाम 5:30 बजे वहां से दूर टोबू निक्को स्टेशन पर एक इंजर्ड आदमी को देखा गया था। उसकी एज 30 साल के आसपास लग रही थी और उसके राइट हैंड में बहुत डीप कट वुंड्स थे, जिसका वो स्टेशन पर ही इलाज कर रहा था। पर पुलिस ने इस सॉलिड लीड को कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया, ये सोचकर कि किलर क्राइम के इतने घंटों बाद ट्रेन स्टेशन पर क्यों घूमेगा। दे लिटरली लेट द प्राइम सस्पेक्ट वैनिश इनटू थिन एयर। और इसके ठीक 100 दिन बाद इस केस में एक चिलिंग पैरानॉर्मल ट्विस्ट आता है। ठीक 100 डेज बाद उस ब्लड स्टेन्ड घर के बाहर एक मिस्टीरियस जीजो स्टैचू पड़ा हुआ मिला। जीजो एक बुद्धिस्ट प्रोटेक्टर स्टैचू होता है जिसे आफ्टर लाइफ में स्पिरिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। इस स्टैचू का वेट करीब 20 किलो था। पुलिस पावरफुली सस्पेक्ट करती है कि किलर अब भी फ्रीली घूम रहा था और शायद अपनी गलती का पश्चाताप करने या रिचुअल्स के लिए खुद वापस आकर उसने ये स्टैचू प्लांट किया था। द sheer audacity is just terrifying. Section 7. An unsolved mystery. 25 साल बीत चुके हैं उस डिस्टर्बिंग रात को। आज भी सेटागाया का वो साउंड प्रूफ घर एक डार्क और हॉन्टेड मॉन्यूमेंट की तरह वहां अकेला खड़ा है, एक साइलेंट विटनेस उन 4 लोगों की जिंदगी का जो बस शांति से जीना चाहते थे। पिछले 2.5 दशक में 2,50,000 से ज्यादा डिटेक्टिव्स ने इस एक सिंगल केस पर काम किया है। 13,000 टिप्स आई हैं और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, यसुको की ग्रीविंग ग्रैंडमदर सेका आज भी हर साल ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होकर फ्लायर्स बांटती हैं, अकेले अपने परिवार के लिए इंसाफ मांगती हैं। तो इस पॉइंट पर एक मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरी उभर कर आती है। डिड ही लीव ऑल दैट एविडेंस ऑन पर्पस? क्या किलर ने वो डीएनए, वो कोरियन जूते, नवादा के रेत और वो खूनी कपड़े लिटरली जानबूझकर छोड़े थे? ये थ्योरी आर्ग्यू करती है कि किलर ने एक डिलिबरेट डिस्ट्रैक्शन प्लांट किया था ताकि पुलिस और इंटरपोल कंफ्यूज होकर दुनिया भर में एविडेंस चेस करते रहें, जबकि एक्चुअल फैंटम बड़ी आसानी से हमेशा के लिए अनसीन निकल गया। तो आखिर कौन था वो फैंटम किलर? क्या वो कोई हाईली ट्रेन्ड फॉरेन ऑपरेटिव था या बस एक डिरेंज्ड सीरियल स्टॉकर जिसके पास वियर्ड इंटरनेशनल आइटम्स थे? आपकी जो भी थ्योरीज हैं इस बारे में, आई होप इस एक्सप्लेनर ने आपको इस मिस्ट्री की गहराई के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। Be safe out there, stay close to your loved ones, and thank you for exploring this chilling, dark case with me. Bye-bye.